नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर के आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर रहे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं सम गुणनखंड अर्थात इवन फैक्टर, इनको कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या दी हुई है 24 और आपसे कहा जाए कि 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो या इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर ज्ञात करो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग इसको देखते हैं। देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 24 को तोड़ेंगे कैसे, तो आप कहेंगे इसको अभाज्य संख्या के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे यानी कि ये 2 की घात 3 हो जाएगा गुणा 3 की घात 1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोगों के दिमाग में एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी संख्या सम संख्या तब बनती है जब उसका गुणा 2 से हो जाता है। जैसे अगर 4 कहा जाएगा, 4 कैसे बना होगा, जब 2 का गुणा 2 से हुआ होगा। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए 6 है, 6 कैसे बना होगा, जब 2 का गुणा 3 से हुआ होगा। अर्थात किसी भी संख्या में जब 2 का गुणा कर दिया जाता है तो वो संख्या कैसी बन जाती है, तो आप कहेंगे सम संख्या बन जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या होगी, जैसे हमसे जब पूछा जाए कि सम गुणनखंड ज्ञात करो, तो हम सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेंगे, 1 2 को निकाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ से 2 की घात 3 है, यहाँ पे हमने 1 को निकाल लिया 2 को, तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद अगर ये मतलब, अब हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है। हमेशा जब भी सम फैक्टर पूछेगा तो हमेशा 2 को बाहर निकाल लो, 1 2 को कॉमन ले लो, जो भी मतलब हो उसमें से 1 2 को बाहर निकाल लो, बाकी के बचे रहने दो। जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 की जगह होता 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 7 होता, तो भी हम 1 2 को बाहर ले लेते और उसमें क्या करते 2 की घात 4 हो जाता गुणा 3 की घात 7 हो जाता। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हमने यहाँ पे 24 के आपसे पूछा था कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, अब हमें इनसे तो कोई मतलब है नहीं, किससे, जो आधार पे संख्याएं दी हैं उनसे तो कोई मतलब है नहीं। हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ घात से मतलब है। तो हम यहाँ पे भी 2 में 1 को जोड़ देंगे और यहाँ पे भी 1 में 1 को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी 3 दूनी 6। आशा करता हूँ ये जो 6 आया है वो क्या है, ये सम गुणनखंड की संख्या है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया। यानी 24 में सम फैक्टर कितने हैं, तो आप कहेंगे 6। अब एक बार अगर इसको चेक करना चाहो तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे। जैसे 24 के आपको पता होगा कि कौन कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 24 आता है, तो आप कहेंगे 2 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में आता है, 1 में 2 में 3 में 4 में 6 में 8 में 12 में और उसके बाद 24 में। एक बार को आप लोग चेक कर लो, इन्हीं में आता है ना। तो कौन, देखो सम फैक्टर 6 हैं, 6 संख्याएं, तो कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 12 24। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब अगर यहीं पे आपसे विषम फैक्टर पूछा जाता कि कौन कौन, मतलब 24 में विषम संख्याएं कितनी हैं, विषम संख्याओं का मतलब कि विषम फैक्टर कितने हैं, तो हम लोग क्या करते, तब हमें 2 से मतलब ही नहीं होता, इस 2 से कोई मतलब नहीं होता। जैसे 2 की घात 3 और 3 की घात 1 के रूप में इसको तोड़ते, लेकिन हमें इसमें कोई मतलब नहीं होता है, 2 से कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ जो भी घात दी हुई है उसमें 1 जोड़ देते। जैसे 3 की घात 1 थी तो 3 की घात में 1 को जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाता विषम फैक्टर कितने होंगे, तो आप बता देते कि 2 होंगे। अब देख लो इसमें विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक जे है 1 और एक 3। आशा करता हूँ सम और विषम इन दोनों का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ था सवाल ये कि कोई भी आपसे मान लो संख्या दी हुई है, मान लो ये दिया हुआ है कि 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 7, इसमें सम फैक्टर ज्ञात करो। तो सम फैक्टर के लिए क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर और इसके बाद 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 7, यही तो बचेगा। जब हम सम निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे और इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 7 और 1 8, यानी 5 8 40 तो हो जाते आपके सम फैक्टर सम।
ठीक है। अब अगर इसी में पूछा जाता विषम फैक्टर ज्ञात करो, तो हमें जो 2 है इसके पावर से हमें कोई मतलब नहीं था, हमें सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब था। यानी 7 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। यानी कि सम फैक्टर कितने हैं तो आप कहेंगे 40, विषम फैक्टर कितने हैं तो आप लोग कहेंगे 8। ये हैं विषम फैक्टर, विषम। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। सम वाला आप निकाल लेंगे आसानी से, विषम वाला। ये सवाल दिया हुआ है कि 480 में सम व विषम गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करो। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग सारी चीज़ें इसकी निकाल दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। 480 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 48 गुणा 10। अब 48 को आप लोग जानते हैं क्योंकि इसको विषम संख्या के रूप में तोड़ना है, तो 48 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3, नहीं 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा 3 इंटू 10 को कैसे तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 2 गुणा 5। ठीक है। अब देखो 4, 2 की घात 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, तो जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। अब हम सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं सम फैक्टर, सम। अगर हम लोग सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे और बाद जो बचेंगे उनको हम अंदर लिख लेंगे। 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5। आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर 1 होती है। ठीक है। तो अब हमें इनसे तो कोई मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है, जो घातें दी हुई हैं। यानी 4 में 1 को जोड़ा कितना हो जाएगा 5, 1 में 1 को जोड़ा कितना हो जाएगा 2, 1 में 1 को जोड़ा कितना हो जाएगा 2, यानी 5 दूनी 10 दूनी 20। तो 480 में सम फैक्टर कितने होंगे 20। आशा करता हूँ ये सम फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आप लोग और अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर आपसे विषम पूछा जाएगा, विषम, विषम, तो विषम में क्या करेंगे, ये तो हमने यहाँ तक निकाल ही लिया था ना, 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 5, ये तो हमने निकाल लिया था। अब हमें विषम जब पूछा जाएगा तो हमें सम वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है 3 गुणा 5 से। यानी इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 1 है, तो इन दोनों में 1 1 को ऐड कर दो, यानी कि ऊपर 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। ये 4 जो है वो विषम गुणनखंडों की संख्या है। आशा करता हूँ सम और विषम वाला आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, एक बार को रिवीजन कर लेते हैं कि बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 20 तो सम है और 4 विषम है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके हिसाब से 24 हो जाएंगे। लेकिन हम लोग अगर एक बार रिवीजन करेंगे तो उसी तरीके से हम लोग इसको हल करते हैं। तो पहले कैसे किया था, यानी कि यहाँ पे कितना निकल के आया था 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। जब पूरी संख्या ली जाएंगी, पूरे सारे फैक्टर निकालेंगे, यानी कि जितने भी फैक्टर हैं, तो हम लोग क्या करते थे उस समय सभी में 1 1 को ऐड कर देते थे। तो हमने सब में जब 1 1 को जोड़ा तो इसमें कितना हो जाएगा 6 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 6 दूनी 12 दूनी 24। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अब आपको आसानी से समझ में आ गया है। सम फैक्टर वाला अगर पूछा जाएगा तो 1 2 को कॉमन ले लिया जाएगा, बाद बाकी जो भी संख्या बचेंगी उनको अंदर कोष्टक के लिख देंगे। और जब विषम का लिया जाएगा तो विषम संख्याओं में हमें सम संख्या से कोई मतलब नहीं होगा, जो भी संख्या आएगी उसकी घात में 1 1 को जोड़ दिया जाएगा। आशा करता हूँ सम और विषम वाला ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग कुछ और जो अभाज्य वाला है उसको भी समझ लेते हैं एक बार। आइए अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी प्राइम फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या होता है। जैसे आपसे उसी सवाल को ले, कई सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि वो लोग देखते हैं ऐसे कि उनका मतलब सोच ये होती है कि अभाज्य फैक्टर इसमें 2 और 3 यही 2 होंगे, लेकिन ये गलत होती है। वो आपसे ये पूछना चाहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अर्थात अभाज्य गुणनखंड इसमें कौन कौन से बन सकते हैं। तो आप कहेंगे 2 और 3 ही बन सकते हैं, 2 और 3। तो 2 की पावर कितनी होंगी, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, 3 मिल जाएंगी और यहाँ पे भी 1 मिल जाएगी। ऐसे करके वो अलग अलग आपसे पूछना चाहता है कि 2 की पावर आखिर कितनी यहाँ पे बन सकती है और 3 की पावर आखिर यहाँ पे कितनी बन सकती है। मतलब 3 की पावर जितनी होगी उतने ही तो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर। तो आपसे ये चीज़ वो पूछना चाहता है। जैसे 2 और 3 के ही रूप में तो हम लिख सकते हैं, और 5 आज थोड़ी लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो देखो 2 की पावर 3 कितनी बनेगी, तो आप लोग कहेंगे 2 की पावर 3 बनेगी गुणा 3 की पावर
1, यही तो पूछ रहा है आपसे वो। तो इनको आपस में जोड़ दो दोनों को, 3 और 1 4। आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया। यानी अभाज्य, जब भी 24 के अभाज्य फैक्टर पूछे जाएंगे तो जो घातें हैं उनकी जो दी हुई हैं उन घातों को आपस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 3 में 1 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 4। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई। जैसे आपसे पूछ लेता, बताइए कि मान लो 96 दिया है यहाँ पे, 96 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 96 का मतलब क्या होता है 32 गुणा 3, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 3 की पावर 1। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए 96 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो हम क्या करेंगे 5 में सीधा 1 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 6। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अभाज्य गुणनखंड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है। आपसे पूछा जाता है 144 का बताओ, 144 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर होता है 144, यही तो होता है। तो 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 की घात 2 गुणा 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यही तो हो जाएगा। अब इसको अगर हल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, इनको आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। बस इतना ध्यान रखना कि अभाज्य गुणनखंड जब आपसे पूछा जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो कभी भी इसमें दोनों में आप लोग एक एक को ऐड मत कर देना, आपको एक एक ऐड नहीं करना, जो भी घातें हैं उन घातों को ही आपस में जोड़ना। एक बार को और देख लो, जैसे आपसे पूछा जाता, मान लो कि कोई भी संख्या मान लो दे दी है 72, इसमें 72 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। आपसे सवाल कहा है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो 72 में, तो 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सबसे छोटे फैक्टर के रूप में, तो ये होता है 18 चौकू 72, या 18 ना कहें तो 36 दूनी 72 भी होता है, 36 × 2, यही तो होता है। तो 36 गुणा 2, यानी 36 का मतलब क्या है 6 का स्क्वायर गुणा 2। अब अगर हम 6 के स्क्वायर को निकालें तो ऐसे ही तो निकल के आएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 जुड़ जाएगा आपस में, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। अब इनको आपस में जोड़ लो, 3 2 5। आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अभाज्य गुणनखंड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो भाज्य गुणनखंड का आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, हमेशा अभाज्य पूछेगा, सम पूछेगा, विषम पूछेगा, और गुणनखंडों की संख्याओं का योग भी पूछ सकता है। तो आइए हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भी एक बार समझ लेते हैं। ये सवाल कह रहा है कि गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। जैसे ये 24 संख्या दी है और आपसे ये पूछना चाहता है कि 24 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो हम लोग 24 के गुणनखंड निकाल लेंगे। ये 24 के गुणनखंड हैं, इनको सबको आपस में जोड़ दो, ऐसे इन सब संख्याओं को आपस में जोड़ दो, जो उत्तर आएगा वही इस संख्या का योग हो जाएगा। आप लोग चाहें तो एक बार इसको जोड़ के देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं 3 2 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 12 36, 36 में जब हम 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 4 40, 40 और 20 60, 60 हो जाएगा। एक बार को आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ये 24 के गुणनखंडों का ये योग जो है वो ये आ जाएगा। लेकिन हमको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। वो जो पूछना चाहता है कि जो 24 के फैक्टर होंगे उनका योग कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जैसे कि ये 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, यही तो होगा, 8 3 24। तो क्या करना है कि इसको जो मतलब ये दोनों संख्याएं हैं, इनको जैसे जो 2 की पावर 3 है वो कहाँ से शुरू हुआ होगा, कोई भी संख्या कहाँ से शुरू होती, 0 से होती शुरू। जैसे देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनको हम इनका अर्थ सीधा समझ लेते हैं। ये कितना है, 8 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, इनटू ये कितना है, 1 है प्लस 4 है। क्योंकि आप लोग जानते हैं
कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो वह संख्या पूरी 1 होती है। जैसे मान लो कि 40 की घात 0 कर दिया जाए तो इसका मतलब भी 1 होगा, और चाहे 10 की घात 0 कर दिया जाए तो भी इसका मतलब 1 होगा। मान लो 575 लिखा है, 575 की पावर को 0 कर दिया जाए तो भी उसका मतलब 1 होगा। अर्थात किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका अर्थ हमेशा 1 होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इनको सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 14 और 1 15, ठीक है। और ये 4 और 1 5, 3 की पावर 1 का मतलब क्या है, 3 है। 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, यानी 15 चौकू 60। तो हम लोगों को ऐसे करना है सीधा कि जो भी घात दी है उसको 0 से शुरुआत करनी है। जैसे मान लो कि कोई संख्या थी और उसकी पावर ऐसे आ जाती, 2 की पावर 4 मान लो, और यहाँ पे मान लो 5 की पावर 2 आ जाती है ऐसे करके। तो हमको क्या करना था कि सीधा सीधा 2 की पावर 4 मतलब 0 से शुरुआत करनी थी। यहाँ से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। वैसे ही यहाँ पे 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 25 है। तो हमें लेकिन जाना कहाँ से, 5 की पावर 0 से 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। आप लोग देखना कि अभी जो हाल ही में लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक ऐसा सवाल आया तो उसमें उसने पूछा था कि गुणनखंड की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये चीज़ तब बहुत कठिन लगी थी, लेकिन अब आप लोग इसको देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 16 हो गया, 16 और इसको 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 16। एक बार हम और बता देते हैं, ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ठीक है, इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। देखो अब इनको जोड़ो, ये कितना है, 16, ये 16। देखो 2 और 1 3 4 7, 7 और 8 15, 15 में 16 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 31 गुणा 5 और 1 6 और 25 31। अब ये 31 का स्क्वायर हो गया तो कितना होता है, 961, ठीक है। आशा करता हूँ ये सवाल का कॉन्सेप्ट जो है गुणनखंडों का योग वाला, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। कोई भी तरीका के सवाल होंगे हम लोग उन सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। ये सवाल कह रहा है 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 5 कितने गुणनखंड 120 के गुणज हैं। ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा है। आप लोग देख के कह रहे हो कि ये कैसा सवाल है। भैया आपने अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो ये सवाल आसानी से लग जाएगा। जब आपसे उसने पूछा है कि 120 के कितने गुणज हैं तो हमको क्या करना है, 120 को बाहर ले लेना है, कॉमन ले लेना है, जो बचे उसको हमको गुणा कर देना है। वैसे ही अगर कुछ भी पूछेगा किसी भी संख्या के, वो अगर पूछ लेता आपसे कि बताइए 25 के कितने गुणज हैं, तो हम लोग देख लेंगे इसमें कोई संख्या ऐसी है जो 25 बना सकती है, 25 को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, बाद बाकी जो संख्याएं होगा उन पर हम लोग हल करके देख लेंगे। जैसे पहले देखते हैं 120 के कितने गुणज है, इसको हल करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि 120 का मतलब क्या होता है कि 15 8 120 ही तो होता है, इसका मतलब यानी कि 15 गुणा 8 यही तो होता है। अब 15 को अगर लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 5, ये 1 1 हो जाएगा, और इसको 8 को 2 की घात 3 ऐसे ही तो लिखेंगे इसको। तो अब हमने इस चीज़ को हम लोग कॉमन ले लेंगे, किसको, 2 की घात 3 को, 5 की घात 1 को और 3 की घात 1 को। अगर हमने इनको कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, मान लो 2 की घात 3 को कॉमन लेंगे यहाँ से। पहले एक चीज़ देखना है, यहाँ पे 10 की घात 5 है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लें 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ने क्या किया है कि 2 की घात 3 को कॉमन लिया, या ऐसा करो, इसमें देखो हमने जब जोड़ा है, क्योंकि क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो ये 2 है और ये भी 2 है, घातें गुणा में जुड़ जाती हैं, तो ये 2 की घात 13 हो जाएगा। अच्छा हम इसको पूरे को पहले हल करके बता देते हैं आपको। जो ये हो गया आपका 2 की घात 13 गुणा 3 की घात 6 गुणा, देखो 5 की घात 5 यहाँ पे, 5 की घात 4 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 5 की घात 9, ठीक है। बस इतना ही तो बचेगा, और तो कुछ है नहीं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। अब क्या करेंगे, इसने कहा कि 2 की पावर 3 को कॉमन ले लो। जब ने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 की पावर 13 थी, तो 2 की पावर 13 में जब हमने 3 को कॉमन लिया, बाहर लिया, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2 की पावर 3 गुणा
3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, इनको कॉमन ले रहे हैं हम, ठीक है, इनमें से। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 13 था, 3 बाहर आ गया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 10 बचेगा। फिर गुणा कहते हैं ना, गुणा लगा दिया। 3 की पावर 6 है और हमने 3 की पावर 1 को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 की पावर 5 बचेगा। उसके बाद 5 की पावर 1 को कॉमन लिया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 5 की पावर 8 कॉमन बचेगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इतनी चीज़ को, क्योंकि क्या किया, पहले हमने इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर करके इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ गए, यहाँ से कॉमन ले लिया इसको, ठीक है। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो 120 लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस संख्या से मतलब है, ये हम केवल इसको हल करेंगे, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमें अब सिर्फ और सिर्फ जो घातें दी हुई हैं इन घातों से मतलब है। इन घातों में हम क्या करेंगे, एक एक को ऐड कर देंगे। 10 में 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 11। 5 में 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6। 8 में 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9। इन तीनों का आपस में गुणा कर दो, उत्तर मिल जाएगा। जैसे 11 छंगा 66, 66 में 9 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, तो आप करेंगे 9 छक्के 54 की 4, हाथ से लगा 5, 9 छक्के 54 और 54 और 5 59। यानी कि जब वो कह रहा है कि कितने गुणनखंड 120 के गुणज हैं, तो 594 आपका उत्तर आ गया है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया है। अच्छा, हम लोग इसी में एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर वो हमसे कहता कि बताइए 10 के कितने गुणज हैं, तो 10 का मतलब आप जानते हैं, जैसे यहाँ पे 120 ना दे के उसने ये कहा होता कि 10 के गुणज बताओ, तो 10 के गुणज का मतलब क्या है कि 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, यही तो है। तो हम लोग इसमें से कामन क्या ले लेते, 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। जब हम इसमें से 2 की घात 1 5 की घात 1 कामन लेते तो यहाँ पे 2 की घात 1 कामन लेते, जैसे ये 13 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना बच जाता, तो आप कहते 2 की घात 12 बच जाता कॉमन, ठीक है। जब हमने 1 को कॉमन लिया यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो यही तो बचा। फिर गुणा 5 की घात 3 की घात 6 तो हम कॉमन लेते नहीं, तो ये पूरा पूरा आता 3 की घात 6, और बचता क्या, 5 की घात 9 था, उसमें से एक और मतलब एक कॉमन ले लेते तो एक कम हो जाता उसमें से, यानी 5 की घात कितना बच जाता, 8, यही तो बच जाता। तो अब हमें इससे तो कोई मतलब था नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 13 हो जाता, यहाँ पे 7 हो जाता, क्योंकि एक एक पावर में जुड़ जाता। 12 में 1 जुड़ता 13 हो जाता, 6 में 1 जुड़ जाता 7 हो जाता, 8 में 1 जुड़ जाता तो 9 हो जाता। इनका आपस में गुणा कर लेते, 13 सत्ते 91, 91 में जब हम 9 का गुणा करते तो कितना मिल जाता, 9 एकम 9, 9 नैम 81, यानी 819 गुणज हो जाते 10 के। आपसे पूछता कि कितनी संख्याएं वर्ग संख्याएं हो जाती, तो आप लोग उसको भी निकाल लेते आसानी से। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग एक बार एक सवाल को और देखते हैं बस। आइए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। आपको ये बताना है कि इस संख्या के कितनी जो गुणनखंड हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में तोड़ लेंगे। तोड़ना बहुत आसान है। देखो 2 की घात 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की घात 4, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। गुणा 3 की पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 3 इंटू 5 को तो वर्ग बनाना ही नहीं है क्योंकि वो पहले से ही वर्ग है, तो 5 की पावर तो 2 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको 2 को अगर वर्ग बनाएंगे तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसको हमने हटा दिया क्योंकि ये तो हमारा वर्ग था नहीं, ये तो अलग है। और उसने ये पूछा कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो ये जो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं यही तो पूर्ण वर्ग हैं। देखो ना, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी देखो कोष्टक के बाहर बना दे रहे हैं इसको। देखो ये 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 को हमने ऐड कर दिया है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखते हैं यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जो पावर दी हुई है हमें इनसे ही मतलब है, यानी 2 में 1 को जोड़ा इस वाले 2 में, इंटू इस वाले 3 में 1 को जोड़ा, इस वाले 1 में 1 को जोड़ा, ठीक है, और इनका आपस में गुणा कर दिया, यानी 2 और 1 3 गुणा 4 गुणा 2, यानी 4 दूनी 8 3 24, यानी 24 जो संख्याएं आएंगी इसमें पूर्ण वर्ग आएंगी। इसके जो फैक्टर होंगे उसमें 24 फैक्टर ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास को रोकता हूँ और आपसे कहता हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया सपोर्ट कीजिए,
ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा प्रयास कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।